आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 जो सेकेंड ईयर और बीएससी 1 के स्टूडेंट्स के सिलेबस का है, जिसका टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जब बहुत सारे एलिमेंट दरियाफ्त हो गए तो साइंटिस्ट ये चाहते थे कि उनको उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज किया जाए। क्यों? ताकि स्टडी में आसानी हो, ताकि स्टडी में आसानी हो। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ राय दी। किसी ने कहा ऐसे अरेंज करो, दूसरे ने कहा ऐसे करो, तीसरे ने कहा ऐसे करो। इस तरह होते होते एक तरतीब बन गई जिसको हम आज पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यकीनन किसी एक शख्स का तो काम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 5 मुख्तलिफ लॉज हम पढ़ाते हैं जो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पेश किए। याद रखें, गलत उनमें कोई भी नहीं है। हाँ, एक ने जो बात की दूसरे ने उससे बेहतर, तीसरे ने उससे बेहतर, चौथे ने उससे बेहतर, इस तरह तरतीब, गलत कोई भी नहीं है। इसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि जैसे बहुत सारे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आ जाएं, मुख्तलिफ क्लासों के, मुख्तलिफ एज के, मुख्तलिफ वेट के, और वो बोले केमिस्ट्री पढ़नी है, तो एक मुश्किल अमल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक जैसे स्टैंडर्ड वालों को अलग करते हैं। क्यों? ताकि स्टडी में आसानी हो। अब इसके लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। एक शख्स ये कहता है कि भाई इनको जो है ना एज वाइज अलग कर लो, 15 साल वाले अलग करो, 18 वाले अलग करो, 20 वाले अलग करो, 25 वाले अलग करो, तो थोड़ी सी अरेंजमेंट हो जाएगी। यकीनन 15 वालों का वो स्टैंडर्ड नहीं होगा जो 18 वालों का होगा, 18 साल वालों का वो नहीं होगा जो 20 साल वालों का होगा, एक थोड़ी सी अरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन दूसरा शख्स कहता है कि भाई ये एज वगैरह के चक्कर को छोड़ो, इनको क्लास वाइज अलग कर लो, कि 9th के अलग करो, मैट्रिक अलग करो, फर्स्ट ईयर अलग करो, सेकंड ईयर अलग करो। तो आपने क्या देखा कि दूसरे ने जो बात करी वो पहले से बेहतर है। गलत पहले वाला भी नहीं था, उसने एक अरेंजमेंट कर दी थी, लेकिन दूसरे वाले ने उससे बेहतर बात करी। तीसरा शख्स कहता है कि भाई एक क्लास में भी एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं होता है, जरा इनका पिछला रिकॉर्ड तो मंगाओ, इसमें कौन मैट्रिक के ए वाले हैं और कौन मैट्रिक के डी वाले हैं, उस लिहाज से देख के अरेंज करो। तो क्या देखा आपने कि तीसरे ने जो बात करी वो और बेहतर बात करी। चौथा शख्स कहता है कि भाई ये इन सब चक्रों को छोड़ो, जरा इनका भी यहां पर एक टेस्ट लो, अभी पता चलता है कि एक जैसे स्टैंडर्ड वाले कितने हैं। आपने क्या देखा? उसने उससे बेहतर बात करी। ऐसे ही जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की बात आई तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। मैंने कहा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 5 लॉज हम पढ़ाते हैं और बीएससी 1 में आमतौर पर जो लास्ट के 2 हैं वो पढ़ाते हैं बस, यानी शुरू के 3 नहीं पढ़ा, लेकिन सेकेंड में 5 सिलेबस में, बुक में। उसमें पहला है डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। ट्रेड या ट्राइड पढ़ते हैं बहुत से, ट्राई मतलब 3। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 एलिमेंट के सेट बनाए और कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया और उस सेट का नाम ट्राइड रखा। ये ट्रेड पढ़ते हैं, ट्राई 3, उस सेट का नाम ट्राइड। 3 एलिमेंट का एक सेट बनाया और कहा कि ये प्रॉपर्टीज के लिहाज से एक जैसे हैं और इस सेट का नाम ट्राइड है। वो कौन से 3 एलिमेंट हैं? वो एलिमेंट हैं उसमें जो बीच में एलिमेंट होगा, उस 3 एलिमेंट के सेट में जो दरमियान वाला एटम होगा, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो इन 2 के, वो बाकी जो 2 हैं, इन 2 के मीन के बराबर, तकरीबन मीन के बराबर होता है।
मसलन लिथियम का मास होता है एटॉमिक मास 9, पोटेशियम 39, सॉरी 9 नहीं 7, एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का 39, अबाउट लिख रहा हूं मैं। इन दोनों का मीन निकालें। मीन आप जानते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ गया 23, और 23 सोडियम का होता है। 3 एलिमेंट के सेट में जो दरमियान वाला एटम होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 के मीन के बराबर होता है, तकरीबन मीन। जैसे एक और सेट है बेरिलियम 9, कैल्शियम 40, इनका मीन निकालें अबाउट 24.5 और 24 मैग्नीशियम का होता है। तीन एलिमेंट के सेट में दरमियान वाले का एटॉमिक मास बाकी 2 के मीन के बराबर होता है। इस तरह इन्होंने 3 एलिमेंट के कुछ सेट बनाए जिन्हें ट्राइड कहा। गलत नहीं है ये, भाई गलत तो उस सूरत में कहते हैं ना कि इन्होंने कहा था लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप में होते हैं और आज ना होते। आप आज की मॉडर्न पीरियड उठा के देखो तो उसमें भी ये एक ही ग्रुप में, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक ग्रुप में। हाँ, ये अलग बात है कि इस लॉ के तहत तमाम एलिमेंट अरेंज नहीं हो रहे। पहले कुछ इनिशिएट इन्होंने किया था, कुछ सेट बन गए थे, इनके कानून पर पूरा उतर रहे थे। इसी काम को आगे बढ़ाया न्यूलैंड ने। उन्होंने पेश किया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टा कहते हैं 8 को। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक पीरियड में रखना शुरू करा। जैसे मैंने बताया था कि लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का, ये अबाउट लिख रहा हूं, एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं। फ्लोरीन का 19 एटॉमिक मास। इन्होंने क्या देखा कि किसी भी एलिमेंट के बाद एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से किसी भी एलिमेंट के बाद जो 8वें नंबर का एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट हो रही। यानी अगर हम इसको पहला कह लें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इससे ज्यादा मास होता सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 29, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। एटॉमिक बढ़ते जा रहे हैं। अब इसे पहला ना कहें, इसे कहते हैं, इसके बाद 8वां ये आ रहा है, इसके बाद 8वां ये आ रहा है, इसको पहला कहते हैं, इसके बाद 8वां पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। बस इसे कहते हैं किसी भी एलिमेंट के को जब एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से एक पीरियड में रखते जाओ तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप में हैं, ये बात तो डॉबिनर ने बता दी, ये बात तो आज की पीरियड टेबल में भी है। लेकिन डॉबिनर ने जो कुछ एलिमेंट के सेट बनाए थे, इन्होंने जरा उसको एक बेहतर एक टेबल की फॉर्म दी। तीसरा कानून, 5 मैंने कहा सेकेंडरी केमिस्ट्री में, तीसरा है लॉथरमेयर्स ग्राफिकल लॉ। लॉथरमेयर ने क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान, एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ होगा, यकीनन आप जानते होंगे। एक एक्सेस में एटॉमिक मास ले लिया, एक में एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। अब तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मासेस भी कांस्टेंट हैं, एटॉमिक वॉल्यूम कांस्टेंट हैं,
अब इन्होंने कहा एक एलिमेंट है, मास सपोज उसका यहाँ पर है और वॉल्यूम यहाँ पर है, तो ये इस तरह से एक निशान लगा दिया। दूसरा एलिमेंट है जिसका मास यहाँ है, वॉल्यूम सपोज यहाँ है, इस तरह से बहुत सारे इन्होंने निशानात लगा दिए। कहते हैं तकरीबन 50 के करीब एलिमेंट इनके कानून पर पूरा उतर रहे थे। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, जैसे ग्राफ में होता है, तो एक कर्व बन गया। अब इस कर्व में इन्होंने क्या देखा कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, ग्राफ में उनकी पोजीशन भी सेम थी। यानी अगर लिथियम यहां आ रहा है तो सोडियम यहां ऊपर आ रहा था, तो पोटेशियम यहां ऊपर आ रहा था। अगर यहां पर फ्लोरीन यहां आ रहा है तो क्लोरीन यहां नीचे, तो ग्राफ में उनकी पोजीशन सेम थी। यानी तकरीबन 50 के करीब एलिमेंट इसके कानून पर भी पूरे उतर रहे थे, लेकिन सारे नहीं उतर रहे थे। बाद में सबसे बेहतर अरेंजमेंट मेंडलीव ने पेश की, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव एक बहुत ही चालाक साइंटिस्ट थे। उन्होंने तमाम साइंटिस्ट को बुलाया कि भाई आप क्या काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं ताकि स्टडी में आसानी हो, उन्होंने उनसे पूछा कि आप कोई नया एलिमेंट दरियाफ्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, एलिमेंट तो दरियाफ्त हैं। क्या आप उनकी प्रॉपर्टीज मालूम कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर्टीज भी मालूम है। एलिमेंट दरियाफ्त हैं, प्रॉपर्टीज मालूम हैं, तो फिर अरेंज करने में क्या मसला है? भाई अगर 100 स्टूडेंट बैठे हों और मुझे हर एक का अलग अलग स्टैंडर्ड मुझे मालूम हो, तो उनको अरेंज करने में कितनी देर लगेगी? अच्छा, बाकी लोग क्या करते थे? बाकी जो 3 साइंटिस्ट हमने पढ़े, वो एक स्टेटमेंट देते थे और फिर देखते थे कि हमारे स्टेटमेंट पर कितने एलिमेंट पूरा उतर रहे हैं। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने पहले सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और उसके बाद देखा अब इनमें कौन सी चीज, क्या चीज रिपीट हो रही है, या क्या चीज इनमें ऐसी है जो कि कॉमन आ रही है। दूसरे साइंटिस्ट क्या करते थे? पहले के स्टेटमेंट देते थे, फिर कहते थे हमारे स्टेटमेंट पर कितने एलिमेंट पूरा उतर रहे हैं। मेंडलीव ने इस काम को उल्टा किया, पहले सारे एलिमेंट अरेंज कर दिए। मेंडलीव ने अपने दौर तक दरियाफ्त तमाम एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। आज की पीरियोडिक टेबल का असल बानी मेंडलीव ही है। वो एक अलग बात है, फिर एक थोड़ी सी एटम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, जिसके बाद मूजले को सारा काम तैयार मिल गया और उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश कर दिया। लेकिन दरअसल आज की जो पीरियोडिक टेबल है, इसका बेसिक ढांचा मेंडलीव का ही है। मेंडलीव जब दरियाफ्त हुई नोबेल गैसेस, उनकी प्रॉपर्टीज किसी से नहीं मिलती थी। मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर उनकी प्रॉपर्टीज किसी से नहीं मिलती तो इसमें कौन सा मसला है, एक अलग ग्रुप बना दिया जाए, उनको अलग रख दिया जाए। लेकिन ये बात कहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये कहने का मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव तो खत्म हो गया। ये कहने का मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव तो मेंडलीव चाहते तो लॉ ऑफ नॉन पेश कर देते, कह देते हर 8 9 एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट होती है। लेकिन मैंने आपको बताया मेंडलीव ने तो इस काम को उल्टा किया, सारे एलिमेंट अरेंज कर दिए और फिर देखा क्या बात मिलती है। तो उन्होंने खुद ही देखा कि हर मर्तबा 9 के बाद रिपीट नहीं हो रही है। अगर ये लॉ ऑफ नॉन पेश कर देते तो उन्होंने खुद ही नहीं रहा था, क्योंकि तो सारे एलिमेंट अरेंज कर दिए थे। और मेंडलीव ने जोर रखा प्रॉपर्टीज पर। अगर इनके कानून की खिलाफ वर्जी होती भी थी तो इन्होंने कहा होने दें। भाई देखें, जैसे आर्गॉन है, इसका मास होता है 39.9। सबने कहा भाई ये क्या है, पोटेशियम 39 पहले रखो, ये बाद में रखो।
आप जानते हैं मेंडलीव तो किसी की सुनता नहीं था, उसने कहा भाई प्रॉपर्टीज इनकी इससे मिलती है, इसको यहां रखूंगा, इनकी इनसे मिलती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो मालूम है सारे एलिमेंट की। चाहे कानून की खिलाफ वर्जी होती भी है तो होने दो। उन्होंने कहा अगर एलिमेंट को अरेंज करना चाहते हैं आप, देखिए एक कानून है कि एक 15 साल का बच्चा होगा तो 9 में होगा, लेकिन अगर कोई 18 साल का हो लेकिन स्टैंडर्ड उस जितना ही हो तो उसको वहीं रखो, अगर अरेंज करना चाहते हो। कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो होने दो। देखिए जैसे कैल्शियम है, इसके बाद एक एलिमेंट है, फर्ज करें उसका मास है 50, तो यहां होना चाहिए। लेकिन मेंडलीव ने क्या देखा कि उसकी प्रॉपर्टी इससे मिल रही है, एक एक्स एलिमेंट है 50, उन्होंने कहा यही रखो। दरमियान में खाली जगह छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी और पेशन गोई कर दी कि कुछ एलिमेंट दरियाफ्त होंगे। अभी वो एलिमेंट दरियाफ्त हुए नहीं थे कि उनकी प्रॉपर्टीज बता दी। ये जो गैलियम और जर्मेनियम है ये दरियाफ्त बाद में हुए हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो मालूम थी। इस दुनिया पर उन्होंने ब्लैंक जगह छोड़ दी और बाद में वो एलिमेंट दरियाफ्त हुए। मैंने कहा मेंडलीव ने अपने दौर तक दरियाफ्त तमाम एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज। इनका स्टेटमेंट ही सुनेंगे कि आपको लगेगा कि कितने चालाक हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि 8वां या 9वां या 10वां, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से रखा जाता है तो कुछ एलिमेंट के बाद, अभी कितनों के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद, ये इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कुछ एलिमेंट के बाद दोबारा एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। इस जुमले को इन्होंने यूं कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ पीरियड आफ्टर सम इंटरवल। एक पीरियड में प्रॉपर्टीज का दोहराना, रिपीट होना। कितनों के बाद, इन्होंने कुछ नहीं कहा। Properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. आप जानते हैं 19वीं सेंचुरी के शुरू के 10 साल, 12 साल, 20 साल या जो 18वीं सेंचुरी के लास्ट के हैं, ये एटम के स्ट्रक्चर को जानने का दौर है। इसी में अगर आपको पढ़ा हो आपने वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नील बोहर वगैरह, जो ऑर्बिट वगैरह कंसेप्ट हुए, एटम में न्यूक्लियस का कंसेप्ट हुआ। इससे पहले तो एटम में न्यूक्लियस का कंसेप्ट था ही नहीं। इससे पहले एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था ही नहीं। एक एलिमेंट की पहचान एटॉमिक मास थी। वो तमाम एलिमेंट जिनका मास 23 होगा वो सोडियम के कहलाएंगे। वो तमाम एटम जिनका मास 12 होगा वो कार्बन के एटम कहलाएंगे। वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक मास 1 होगा वो हाइड्रोजन के एटम कहलाएंगे। 1912 में जे थॉमसन ने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। उन्होंने सोडियम ही के ऐसे एटम भी दरियाफ्त कर लिए कि जिनका मास 24 था। सोडियम ही के ऐसे एटम भी दरियाफ्त कर लिए जिनका मास 25 था। हाइड्रोजन के ऐसे एटम भी दरियाफ्त हो गए कि जिनका मास 2 था या 3। हाँ, मास चाहे 23 हो चाहे 25, नंबर उनका 11 होगा। मास चाहे कार्बन का 12 हो या 13 हो, या नंबर उनका 6 होगा। हाइड्रोजन का मास चाहे 1 हो चाहे 2 हो तो नंबर उसका 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम हो सकते हैं कि जिनके मासेस डिफरेंट हो, हाँ नंबर सेम होंगे, जिन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स दरियाफ्त होने के बाद सारे साइंटिस्ट का हो गया जो एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे कबाड़ा, क्योंकि उन सब ने एलिमेंट की पहचान बनाई थी, एटॉमिक मास। डॉबिनर क्या कह रहे थे? 3 एलिमेंट के सेट में दरमियान वाले एटम का एटॉमिक मास बाकी लिखे भी इनके बराबर होता है। न्यूलैंड क्या कह रहे थे? एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। लॉदरमेयर ग्राफ बना रहे थे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। मेंडलीव क्या कह रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बाद में मालूम हो एलिमेंट की तो पहचान एटॉमिक मास है ही नहीं, एटॉमिक नंबर है। वो अलग बात है कि मेंडलीव के जमाने में एटॉमिक नंबर दरियाफ्त ही नहीं हुए थे,
लेकिन जब एटॉमिक नंबर दरियाफ्त हुए तो मूजले ने उसी अरेंजमेंट को जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से चेक किया, जब एटॉमिक नंबर के लिहाज से चेक किया तो क्या देखा कि वही कानून जो एटॉमिक मास के लिहाज से था वो अब एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी। ये देखें, ये बात मैंडलीफ के लिहाज से देखा जाए तो गलत है क्योंकि मास 39.9, लेकिन नंबर के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 18 होता है, नंबर 19 होता है। और मैं मूजले ने सिर्फ एक लफ्ज चेंज किया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश कर दिया। Properties of the elements are periodic function of their atomic number, not masses. एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। यह हमारा टॉपिक जो हुआ है कंप्लीट। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या अरेंजमेंट होती है, ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।